आइए सर। सर हम लोग आज एक चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। और आप ये बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है मेरा बच्चे AS 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। सर इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आप ये लेके चल सकते हैं कि ये गारंटीड 10 नंबर का इसमें आएगा ही आएगा, और काफ़ी कंटेंट है जिसको हम समझेंगे। ठीक है जी। तो एक दो चीज़ें पहले हम लिखते हैं कि सर इंट्रोडक्शन जो नोट्स बना रहे हैं वो बनाते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। सर इन्वेस्टमेंट्स जो होती है मेरी, वो दो तरीके की होती है। देखो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्या मैं आपके साथ फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए, क्या मैं उसकी बात कर रहा हूँ? नहीं। फिक्स्ड एसेट जो भी होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है, वो तो अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट होती है कि हम लोग ने मान लो गोल्ड परचेज करा, शेयर्स परचेज करे, प्रॉपर्टी परचेज करी, उसमें बिजनेस करने के लिए नहीं, उसको मैं किराए पे दे रहा हूँ, कैपिटल एप्रिसिएशन, ये पर्पस है। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है। या तो होती है बच्चे वो करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर जी करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या है मैं डेफिनेटली बता दूंगा, लेकिन आप एक चीज समझना, इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। चलो पहले मतलब लिख लेता हूं। इफ इन्वेस्टमेंट is purchased and it is intended to hold such investment for up to 1 year। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है बच्चे, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, और आपकी मैं इंटेंशन जानना चाह रहा हूं भाई कितने साल रखोगे इसको, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या 10 साल के लिए रखना चाह रहे हो? नहीं। आप कह रहे हो सर 6-8 महीना रख रहे हैं उसके बाद बेच देंगे। सो इट इज इंटेंडेड टू बी, इफ सच इन्वेस्टमेंट, इट इज इंटेंडेड टू होल्ड सच इन्वेस्टमेंट फॉर 1 year। 1 year कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। तो बेसिकली मैनेजमेंट की इंटेंशन मैटर करती है। अगर मैनेजमेंट ने मान लो, अगर मैंने आज कोई चीज खरीदी और मेरी इंटेंशन है यार मैं इसको मैक्सिमम 1 साल तक होल्ड करूंगा, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोल दूंगा? करंट इन्वेस्टमेंट। सर जी नॉन करंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट, दैट इज, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इफ इट इज इंटेंडेड, if it is intended to hold the investment for more than 1 year from the date of acquisition। भाई तुमने कोई भी शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, और तुम्हारी इंटेंशन क्या है? मैं तुम उसको कितने साल तक होल्ड करना चाह रहे हो? 2 साल के लिए। मान लो मैंने आज शेयर्स खरीदे और मेरे दिमाग में है कि भाई मैं 2 साल तक उसको होल्ड करूंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं 6 महीने बाद बेच दूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं मेरी इंटेंशन देखी जा रही है। आप देख रहे हो, इंटेंडेड लिख रहा हूं मैं। ठीक है। अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं उसको 2 साल तक होल्ड करूं, तो आप मुझे बताइए वो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। सर क्या फर्क पड़ता है सर, करंट इन्वेस्टमेंट हो या नॉन करंट हो? बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट को ना वैल्यू करने के अलग रूल्स होते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं,
जैसे तुम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते थे ना, ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट को कैसे करते हो, वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी बोले तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर जी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है, सेल प्राइस माइनस नेसेसरी एक्सपेंस, मतलब ब्रोकरेज का खर्चा इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, देख लेंगे, अभी तो थ्योरेटिकल बातें चल रही है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। भैया मैंने शेयर खरीदे थे, 100 रुपए के खरीदे थे, मार्केट वैल्यू आज 70 रुपए की हो गई है। मेरे को अपनी बुक्स के अंदर कितने रुपए पे दिखाऊंगा, 100 पे या 70 पे? तो ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपको आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐसे ही होता था कि जब मैं अपने साल को क्लोज करूंगा तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। क्लियर है? अच्छा जी, और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो यहां पर लिखा हुआ है दैट इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, और मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑलवेज, हमेशा हमेशा ये आपका किस पर वैल्यू होगा, कॉस्ट पर। अच्छा सर कभी भी नहीं होगा, एक केस में होगा, इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट एनआरवी। सर ये आप क्या बोल रहे हो? बच्चे कई बार ऐसा होता है, देखो डेली बेसिस पे शेयर में उछाल आ रही है, गिरावट हो रही है, क्या मैं उसको परमानेंट डिक्लाइन बोलूं? अगर मेरा शेयर गिर गया 20 रुपए से, मान लो मेरे पास एयरटेल का शेयर है, 300 रुपए का शेयर है, और एक साल से 280 चल रहा है, क्या उसको परमानेंट डिक्लाइन बोल दूं? नहीं। लेकिन अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास किंगफिशर का शेयर है, किंगफिशर एयरलाइंस, मैंने 300 रुपए का खरीदा था, भाई साहब फ्रॉड का केस आ चुका है, आज वो शेयर 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, मान के चल लो, क्या इस मेरी जो कॉस्ट थी वो थी बच्चे 300, और अब कितने रुपए आ गए वो शेयर का प्राइस, 10। आप मुझे बताइए क्या इसको परमानेंट डिक्लाइन बोलूं? यस। तो अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर उसमें परमानेंट डिक्लाइन आया ना, तब तो मैं उसको माइनस करके दिखाऊंगा, वरना अगर छोटी मोटी मूवमेंट चल रही है तो ऑलवेज 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 एट कॉस्ट। बताइए क्लियर है आपको इवैल्यूएशन का? सर इस चैप्टर में हमने क्या करना है, देखो भाई इस चैप्टर के अंदर मुझे 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट की तुमको अकाउंटिंग सिखानी है। मतलब ये समझोगे आप क्या चीज है? चलो मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो एक कंपनी है, आपको बहुत अच्छे से पता है कंपनी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो शेयर्स इशू करती है। वो शेयर इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। कंपनी डिबेंचर्स भी इशू करती है। किसको इशू कर रही है बच्चे? मिस्टर ए को। सर जी कंपनी की बुक्स में क्या आपने अकाउंटिंग सीखी हुई है? आपने फाउंडेशन में कौन सा चैप्टर सीख लिया? इशू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर था ना। और उसके बाद तुमने कंपनी क्या एंट्री डालेगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी सीख लिया। ये तुम्हारा फाउंडेशन में कवर हो गया था भैया। लेकिन मुझे बताइए मिस्टर ए जो कि है इन्वेस्टर, क्या इसकी बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी, ये हमने सीखी है कभी? ये भी तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, खरीदेगा बेचेगा, प्रॉफिट आएंगे। तो मुझे ये पूरा का पूरा चैप्टर किस में है, इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है आपका वो किस में है बच्चे? वो ये वाला है, इन्वेस्टमेंट AS13। कि भाई तू अपनी इन्वेस्टमेंट को करंट बोल रहा है, नॉन करंट बोल रहा है, वैल्यूएशन कैसे कर रहा है, बेचेगा तो प्रॉफिट कैसे आएगा, क्या डिस्क्लोज करना है, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कहां पर है, ये वाला है। क्लियर है? अच्छा जस्ट एक जनरल बात आपको बोलता हूं कि ये वाला चैप्टर तो ये है। इसके बाद ना हम एक चैप्टर करेंगे
क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बाद ही मैं वो कराऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें हेल्प मिलेगी। आपको मैंने कई बातें यहाँ पे बता रखी होंगी, आपने स्कूल में तो करा हुआ है पर ये फाउंडेशन में नहीं था, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये भी आपका बच्चे इंटर के अंदर है। तो अब आगे की हमारी 4-5 क्लासेस में ये 2 चैप्टर को मैं आपका कवर अप कराऊंगा। पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट। आइए शुरू करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट में क्या क्या देखेंगे सर हम? बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चे, अगर आपने बेस पकड़ लिया तो 2 क्लास के अंदर डन हो जाएगा। ये मैक्सिमम 3 क्लासेस, 3 क्लास मैक्सिमम है। इन्वेस्टमेंट में एक होता है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि मैं एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरे को फिक्स्ड इनकम आ रही हो कुछ। और एक होता है बच्चे वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। वेरिएबल इनकम का मतलब भाई मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा लेकिन मेरे को श्योर नहीं है मेरे को डिविडेंड 3 रुपए मिलेगा, 4 रुपए मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा, मेरे को इनकम कैसे मिलेगी, शेयर का भाव बढ़ेगा, शेयर का भाव कम होगा, इनकम क्या होगी मुझे नहीं पता इसमें। क्या फिक्स्ड इनकम के अंदर अगर मैं डिबेंचर्स लिख दूं तो जस्टिफाइड है ना? मैंने पैसा इन्वेस्ट करा, मेरे को एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मेरे को पैसा मिलता, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और वेरिएबल के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं बच्चे, इक्विटी शेयर्स। तो ये चैप्टर 2 चीजों में बटा हुआ है, हमें ये दोनों की अकाउंटिंग सीखनी है कि मैं डिबेंचर्स की कैसे इनकम निकालूंगा, इंटरेस्ट इनकम की क्या एंट्री डालूंगा, जब बेच दूंगा तो इंटरेस्ट का क्या होगा, डिबेंचर्स की सारी बातें आज मेरी करने की पूरी कोशिश है आपके साथ। और ये बात तो तय है, डिबेंचर्स ऐसे ही बोल रहा हूं, रिलेट आप कर सको, डिबेंचर्स जो हैं क्या मैं कह सकता हूं करंट भी हो सकते हैं और नॉन करंट। मैंने इन्वेस्ट करा, मेरा पर्पस है 6 महीने के बाद बेच दूंगा, तो कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई है, करंट या नॉन करंट? करंट। और अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं 4 साल तक नहीं बेचूंगा तो नॉन करंट। तो वैल्यूएशन के अंदर हमें हेल्प करेगा कि भैया आपकी इंटेंशन क्या है, ये है। आ जाइए, सबसे पहले बच्चे हम लोग ये वाला पार्ट 2 पार्ट में है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। मेरी कोशिश रहेगी मैं ये वाला पार्ट आपको अभी आज बोल दूं, डिबेंचर्स वाला। तो आइए, एक 4/2021 कंपनी इशू डिबेंचर्स। अच्छा सर शुरुआत से देखेंगे बेटा, कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है। सर जी कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000 मान लो, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 12, और आपकी जिंदगी में मिस्टर ए आ रहा है जो कि है इन्वेस्टर। और ये इन्वेस्टर ने भाई ने कंपनी से डायरेक्ट कितने शेयर इशू करे, तो मैं यही बता रहा हूं आपको। चलो सारे के सारे शेयर इसके मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं, चलो 5,000 मान लो ताकि आपके दिमाग में वो। इसने कितने शेयर खरीद लिए बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं ये फ्रेश इशू है डिबेंचर का, ठीक है। और 10,000 में से मिस्टर ए ने कितने क्या बोलते हैं कितने डिबेंचर्स परचेज कर लिए, 5,000, 5,000 डिबेंचर्स। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12% पर एनम। और इंटरेस्ट आपको कैसे मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा। एक इंटरेस्ट मिलेगा आपको 30/9 को और एक इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को। 30/9 को भी इंटरेस्ट है और 31 मार्च का भी इंटरेस्ट। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? वैसे तो मुझे कंपनी की कोई एंट्री डालनी नहीं है, पर फिर भी चलो, कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू करे,
10,000 कौन सी डेट को? 1/4/21 को। आप एक बार मुझे एंट्री बता दो कि कंपनी की बुक्स में क्या डलेगी। अगर मैं यहीं पे ही बना दूं इन द बुक्स ऑफ कंपनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जगह सीधा परसेंटेज डिबेंचर कर दूं। अच्छा बैंक में कितने? 10,000 डिबेंचर पे कितने रुपए? परसेंटेज डिबेंचर पे, और जो एक्स्ट्रा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। 1,20,000, 1,00,000 और 20,000। तो ये आप लिख सकते हो इन द बुक्स ऑफ कंपनी, एक एंट्री डाल दो, कंपनी का काम खत्म, कंपनी ने शेयर इशू, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, कंपनी के पास डिबेंचर आ गए। अब भैया इन्वेस्टर जाने उसको मार्केट में बेचना है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बेचता खरीदते रहेंगे इन्वेस्टर अपने आप। अब कहानी स्टार्ट होगी इन्वेस्टमेंट की कि क्या है जी। क्लियर है यहां तक सर? अब शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। अरे भैया मिस्टर ए, तुमने कितने डिबेंचर परचेस करे हैं? कितने रुपए दिए? 12 रुपए के हिसाब से 60,000। एंट्री ट्राई करोगे? क्या एंट्री डालूं? इन्वेस्टमेंट डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट में 10,000 डिबेंचर है, कितने रुपए के? या यहाँ पे ही पार वैल्यू? भाई मेरी जेब से तो 12 रुपए गया ना, 12 रुपए, सॉरी सर जी, 5,000 डिबेंचर 12 रुपए के हिसाब से 60,000, 60,000। कौन सी डेट एंट्री डल जाएगी ये? 1/4/2021। तो बहुत बढ़िया, हमने जी अपनी इन्वेस्टमेंट परचेस कर ली। क्लियर है यहां तक? सर जी ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो डिबेंचर्स हैं, ये ना लिस्टेड हैं। लिस्टेड बोले तो मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं ये। और मिस्टर ए को पता लगा कि यार इसका प्राइस तो बढ़िया चल रहा है, तो 1/4/21 से इंटरेस्ट कब देना है? 30/9, 1 जून 21 इसका मार्केट प्राइस चल रहा था 15 रुपए। तो और यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, एक्स इंटरेस्ट। ये क्या होता मैं समझा दूंगा, पर कुछ स्कूल की बातें याद आ रही हैं। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट होता था ना कुछ, याद है कुछ स्कूल का? एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट क्या बात? ज्यादा दिमाग लगाने नहीं अपने को। मिस्टर ए के पास कितने डिबेंचर है? और उसने पता है क्या करा? भाई ने 1,000 डिबेंचर बेच दिए। तो जो मैं दूसरी बात कर रहा हूं, 1 जून को 1,000 डिबेंचर्स आर सोल्ड। कितने रुपए के? 1,000 इंटू 12 कॉस्ट है ना, और टू पीएनएल भी कर सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। तो मैं पीएनएल लिख देता हूं, इंटेलिजेंट बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3,000 जस्टिफाइड है जी, पर बात यहां खत्म नहीं होती। मिस्टर ए बोलेगा
कि देख भाई इंटरेस्ट कौन से दिन आना है बच्चे, कौन से दिन कंपनी को याद आएगा मुझे इंटरेस्ट देना है, 30/9। इन 1000 डिबेंचर पे 30/9 को किसको इंटरेस्ट मिलने वाला? मेरे को नहीं मिलेगा, मिस्टर ए को नहीं मिलेगा, उसने जिसको बेच दिया उसको मिलेगा। और मैं कितने टाइम, तो सर ये तो वो बात हो गई, मान लो मैं एक दिन पहले बेच देता तो मैं तो इंटरेस्ट से फॉरगॉन हो गया। तो एग्जैक्टली तो ये एक्स इंटरेस्ट होता है। अगर मैंने तुम्हें बेचा ना 15 का, तो मैं बोलूंगा रुक जा भाई, इसके अंदर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मैंने तेरे से अभी तक इंटरेस्ट का पैसा नहीं लिया, मैं इन्वेस्टर से इंटरेस्ट का पैसा लूंगा अभी, जो दूसरा बंदा है। मैं बोलूंगा एक बात बता, मैं कितने टाइम से होल्ड कर रहा हूं इसको? 3 महीना, मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट है। मैं चेक कर रहा था कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। किससे ले रहा हूं मैं? कंपनी, कंपनी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। कंपनी कहेगी मैं डेली ये देखती रहूंगी कि किसने सेल परचेज करा है, कह रही है 30/9 को जो मालिक होगा उसको इंटरेस्ट अकाउंट में डाल दूंगी मैं। तो ये किसके बीच में हो रहा है? मैंने जिसको भी बेचा है वो कह रहा है अरे 15 के अंदर सब है। मैंने कहा भाई 15 इज एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये तो इन्वेस्टमेंट का पैसा लिया है मैंने तेरे से, इंटरेस्ट का पैसा भी लूंगा, मेरे को आप बता दीजिए। मैं उसको बोलूंगा भैया मुझे ना कुछ इंटरेस्ट भी चाहिए। वो कह रहे कितना इंटरेस्ट मांगोगे? 1000 डिवेंचर है, कितना इंटरेस्ट मांगू? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 1000 इंटू 10, और रेट कितना है? कितने महीने का? ये इंटरेस्ट और लूंगा उस समय। कितना आ रहा है 10,000 का? 200 रुपये। थोड़ा सा अब आप इतने अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो मैं क्रिस्प करना चाह रहा हूं बात को। बैंक में 200 डाल दूं, ऊपर ही बैंक में डाल दूं? पंद्रह 200 नहीं, वो डायरेक्ट हो जाएगा, ड्यू करोगे लोगे, वो वही बात है, सीधी सीधी बात है। 15,200 आएगा मेरे पास। 15,000 तो आप मुझे इन्वेस्टमेंट का दे रहे हो, 200 रुपये आप इंटरेस्ट का दे रहे हो, प्रॉफिट 3200 हो गया क्या? ये जो 200 है ना, हाँ, टू इंटरेस्ट इनकम 200। क्लियर है बच्चे? पेपर में ना गलती क्या हो जाती है, आप ये इन्वेस्टमेंट ना, आप ये समझना जितने पे कॉस्ट पे थी जितनी थी वही बाहर करी है मैंने, ठीक है ना? तो वो चीज़ है। और ये जो पैसा तुम्हें 200 मिल रहा है, ये कोई तुम्हारे प्रॉफिट में नहीं घुस जाएगा, ये तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम है। कहीं आप ये कर दो इन्वेस्टमेंट तो इतने की सर प्रॉफिट 32 होगा, अरे कहाँ से 32 होगा? 15,200 क्या तुम्हें इन्वेस्टमेंट का पैसा मिला? तुमको 15,200 इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट का 15,000 मिला, तो 3,000 का प्रॉफिट और 2,000 का इंटरेस्ट इनकम है। क्लियर है? यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? तीस नौ को भाई को इंटरेस्ट मिलेगा, मिस्टर ए को 30/9 आ गई है। मेरा आपसे सवाल है कितने डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन 4,000 डिवेंचर्स। और कैसे निकलेगा? 4,000, पार वैल्यू 10, रेट है 12%, कितने महीने का? 6/12। क्लियर है? क्लियर है? कितना आ रहा है भाई? तो मैं ड्यू नहीं कर रहा हूँ सीधा, मतलब कोई ज़रूरत भी नहीं है। बैंक में 2,400 और इंटरेस्ट इनकम कितना? 2,400। अगर आप सोचोगे
4,000 डिबेंचर पे तो तुम्हें पूरे 6 महीने का मिल गया, और 1,000 डिबेंचर पे तुम्हें कितने का मिला? जितने पीरियड आपने होल्ड करा उतना मिल गया मुझे। बताइए बच्चे, क्लियर है? चलिए गुड। 1 नवंबर 21 मार्केट प्राइस था 18, लेकिन अब की बार क्या था, मार्केट प्राइस कैसे चल रहा है? कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एग्जैक्टली इसका मतलब ये जो 18 है, क्या मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 18 में बेचा है? नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर एक उसका 18 मिल रहा। तो 1/4/11 को कितने डिबेंचर और मैंने बेच दिए? 1000 डिबेंचर और बेच दिए मैंने। एक बार कोशिश कर लो जरा, अगर आपने एंट्री डाल दी तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैंने तो बताना ही है। एक बार ट्राई करो कि सर बैंक में क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने की बाहर करूं, प्रॉफिट कैसे आएगा, एक बार ट्राई करो। फर्स्ट नवंबर, 1 नवंबर। बैंक अकाउंट में कितना करा? ₹100। तो लॉजिकली अगर मैं, ठीक है वो तो बैलेंसिंग आप निकाल दोगे, चलो पहले एक बार डाल देता हूं मैं। पीएनएल कितना आ गया आपका? कितना? 5900। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 18,000 में से 100 हटा दो तो ये मेरा सेल प्राइस है ना? क्यों जी? 18,000 में से अगर मैं 100 हटा दूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट तो 17,900 की बिकी है, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है? तो 5900 आपका पीएनएल आ गया। कहने को आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोल लो, बट आप बोल नहीं पाओगे इसको, क्योंकि जब अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तो हमें लेजर बनाना होगा। तो मुझे 1-to-1 इन्वेस्टमेंट, मैं परचेज भी बहुत कर रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो 1-to-1 प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। तो ये वो तरीका। क्लियर है? सर आप जो है, अच्छा इंटरेस्ट की बात कर ली ना मैंने। परचेज हमने हर बार क्या करा है, सेल करा है ना। अब ऐसा करते हैं, 1 जनवरी 22 को इसने 500 डिबेंचर्स परचेज कर लिए हैं, मार्केट से 500 डिबेंचर परचेज करे हैं 16 रुपए के, कम इंटरेस्ट। अब इसने मार्केट में 500 डिबेंचर परचेस करे 16 के, और जिसको भी दे रहा है भाई उसको इंटरेस्ट भी इसको देना पड़ रहा। तो एक बार जरा ट्राई करिए। नाउ यू हैव परचेस्ड
क्या है? क्या? इंटरेस्ट भी पे करेगा जिससे तू खरीद रहा है। वो तेरे को अब क्या बोलेगा? वो कहेगा भाई साहब, हाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, बट जो जिससे भी आप परचेज कर रहे हो मुझे इतना बता दो कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे उसे। हाँ बच्चे, जनवरी फरवरी मार्च नहीं, जनवरी फरवरी मार्च को नहीं 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 नहीं, गलत घूम रहे हो Sir, October तुमने जिस। December. हाँ, हाँ जी बताओ। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. वो बंदा बोलेगा भाई साहब लास्ट इंटरेस्ट मुझे ये मिला था, अब तुम लेके जा रहे हो 1 जनवरी, तो जो मैं 30 सितंबर से लेके 1 जनवरी तक जो मैंने होल्ड करा इसका इंटरेस्ट तो दे दो, क्योंकि तुमको अगला इंटरेस्ट तो फाइनल पूरा मिल जाएगा तुम्हें। तो बेसिकली मुझे उसको कौन से मंथ का पे करना पड़ेगा? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट और पे करूंगा उसे। और बस ये ध्यान रखना है ये कम इंटरेस्ट है, तो 16 रुपए के अंदर वो इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैडम पार वैल्यू तो सेम रहेगी, मतलब 10 रुपए। मैं डाल दूं एंट्री? आइए सर जी डालते हैं एंट्री। 1 जनवरी, 1 जनवरी 2022। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 500 इंटू क्या ये सही है या गलत है? एग्जैक्टली ये कम इंटरेस्ट है ना। तो एक बात बताओ, क्या मैंने इन्वेस्टमेंट 8,000 की खरीदी है? इन्वेस्टमेंट 8,000 से कम है, इसके अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ और तुम इंटरेस्ट को इन्वेस्टमेंट में कैसे डाल सकते हो? तो ये भाई साहब मुझे इंटरेस्ट को डेबिट करना होगा पहले तो। 500 डिवेंचर 10 रुपए के हिसाब से 12% ब्याज पे कितने महीने दे रहा हूं उसे? 3 महीने का। कितना अमाउंट आ रहा है? 150। तो इसको माइनस करिए ना सर। हाँ, गुड। मेरी इन्वेस्टमेंट 16 के हिसाब से नहीं है, 16 के अंदर कुछ इंटरेस्ट घुसा हुआ था उसके, तो 7850 की इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट की बाइफर्केशन ये है, और मैंने टोटल पेमेंट भाई को कितने की कर दी है? 8,000। मेक सेंस? यहां तक क्लियर है? यही करी ना एंट्री सबने? फर्स्ट मार्च 22 को 1,000 डिवेंचर्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 21 एक्स इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट को कितने से डेबिट करोगे? 21,000, और इंटरेस्ट आएगा जो भी अमाउंट आएगा। लक्ष्य क्लियर है दोस्त? पूरा क्लियर है ना? कोई भी डाउट है तो पूछ लियो। ठीक है, 1,000 सर जी, 1,000 है तो 21,000। फर्स्ट ऑफ मार्च 2022 1,000 इंटू 21, 21,000
अरे भैया इंटरेस्ट भी तो दोगे, तब जाके बैंक का बैलेंस आएगा। सर इंटरेस्ट कितना होगा बेटे? 1,000 डिबेंचर पे कितने महीने का निकाला? 5 महीने। कितना आ गया? तो भैया मैंने पेमेंट कितने की करनी है? 21,000 एक तो इन्वेस्टमेंट की करनी है और ये वाली करनी है। बन गया ना? March 31, 2022 मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है। मुझे ये बता दो मेरे पास डिबेंचर हैं कितने? आई थिंक 4,500 है क्या? तो कंपनी तो सीधा देखेगी 31 मार्च को, भाई तू कितने डिबेंचर का मालिक है। तो 31 मार्च को 4500 डिबेंचर का मालिक हूँ। तो 4500 डिबेंचर पे 10 रुपए के हिसाब से 12%, कितने महीना? कंपनी तो 6 के हिसाब से ही चलाएगी ना, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? एक और बात डाल दूं इसके अंदर। आपने एंट्री लिख दी क्या इंटरेस्ट वाली? लिख दी है? एक बार के लिए हटा दो इसको, डिलीट कर दो ना जैसे मैं कर रहा हूं। नहीं है क्या ऑप्शन? है ना? फिर क्या टेंशन। नीचे लिख देता हूँ। 15 मार्च 2022 को सोल्ड 1500 debentures at the rate of 21 each come interest। सर आपने करा तो दिया था सोल्ड, बेटे इसको करो, समझोगे कहां फंसोगे आप। मेरे को आप सेल प्राइस बता दो बस, सिंपल। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट? 21 तो नहीं है ना? 21 में से इंटरेस्ट हटाओगे ना, तो एक बार बस विदाउट इंटरेस्ट हटा के बता दो एक बार। सेल प्राइस अगर मैं बोलूं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तो कितना है? 1500 इंटू 21 कितना आता है? 1500 इंटू 21 31,500। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा दूं, यानी कि 1500 डिबेंचर पे 10 रुपए के हिसाब से 12%, कितने महीने? 5.5। सबको समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैं उस बंदे से कितना इंटरेस्ट पकड़ूंगा? 5.5 महीने का पकड़ूंगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो कितना इंटरेस्ट आया? 3825। ओके, तो 31500 माइनस 825 कितना आ गया जी? 30675। ये हो गया मेरा सेल। अब जिस वजह से मैं करा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो हो गया जी मेरा सेल प्राइस। मेरा आपसे सवाल है, कॉस्ट क्या है जी? कॉस्ट तो बता दो।
कितने डिवेंचर की? 1500 डिवेंचर्स की। कौन से डिवेंचर बेचे हैं तुमने? आप समझ रहे हो किस सिचुएशन पे ला रहा हूं? कौन सा डिवेंचर बेचा मैंने? पहले मेरे को 5000 मिले थे, फिर मैंने 1000 बेच दिया, फिर मैंने 1000 फिर बेच दिया, मेरे पास 3000 रह गए थे। फिर मैंने 500 परचेज करे तो मेरे पास 3500 हो गए। जो कुछ डिवेंचर 16 पे, पर कोई डिवेंचर की खरीद 16 पे है, कोई डिवेंचर की खरीद 12 पे है, और कुछ की किस पर थी जी? 21 पर। क्या आप ऐसे डिबेंचर्स क्या फिजिकल में कि ये मेरा ये वाला है तो ये बेच दिया, या जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तेरे पास पैसा तो वही आ रहा है, सेल प्राइस तो वही है, समझ रहे? कोई भी बेच, सेल वैल्यू तो वही है, तो कैसे निकालूं इसको? जो 12 वाला होगा, 12 वाला मतलब जो स्टार्टिंग वाला। अच्छा, अब आपने लगाया क्या? फीफो। दो मेथड चलेंगे, फीफो भी हो सकता है और वेटेड। लीफो तो बंद होता है भैया, लीफो नहीं होता। हालांकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर लीफो मना है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में लीफो लग रहा हो, किसी में नहीं लग रहा होगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगी, ध्यान से देखना, मैं यही करा दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अभी। कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं, या तो फीफो या फिर वेटेड एवरेज। एवरेज निकालो या तो। अगर तो तुम फीफो यूज करते हो, अगर तुम फीफो यूज कर रहे हो, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये कौन से, कितने शेयर थे? 1500। तो ये कौन से 1500 थे? स्टार्टिंग वाले, क्योंकि जो सबसे स्टार्टिंग में आए, ठीक है, वो बचे हुए, ठीक है। अच्छा, एक बार जरा ऐसा भी असेस करते हैं, तुम फीफो बोल रहे हो ना, तुमने कितने खरीदे थे? तो 5000 में से 1000 तो तुम पहले ही बेच चुके हो, 1000 तुमने और बेच दिए, तो अभी भी उसमें से 3000 बचे हुए हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप फीफो यूज करोगे अगर, तो फीफो के हिसाब से कॉस्ट क्या आ रही है? 12। तो आपके 1500 डिबेंचर की कॉस्ट है 12 रुपए, दैट इज 18,000। और अगर ऐसा है तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? 12675। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट में, क्या आ जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट बाहर हो गई, टू इन्वेस्टमेंट, और ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? वेटेड एवरेज देखिएगा, आपने जो परचेस करी मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है? 5000। उसके बाद कौन सा परचेस करा था? अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, जो वो है, तो चलिए, एक चीज थोड़ी सी चेंज करूंगा। मेरे पास ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं, जो बिक चुके हैं वो तो बिक चुके हैं, ठीक है। मेरे पास कितने डिबेंचर ओपनिंग वाले पड़े हुए हैं? 3000। उसके बाद क्या परचेस करे थे मैंने? और 1000। तो 3000 इंटू कितने के थे ये? 500 कितने के थे? कम है, हाँ, तो ये मुझे अभी ठीक करना पड़ेगा इसको, समझ रहे? और ये 1000 कितने के थे? ये एक्स था, कम था, तो ये हो गया 36,000। ये 500 इंटू 16, बट मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट था? 150। तो ये कॉस्ट कितने की आ गई? 7850। और ये तो मेरी क्या है?
ये मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना, एक बार बता दो कितनी आ रही है। 64 और मेरे टोटल यूनिट्स कितने हैं? 3000, ठीक। 64 850 4000 और ये कितने है जी? 4500। तो जब मैंने बेचा, आप अगर देखोगे जिस भी दिन मैंने बेचा था उस दिन मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, इन्हीं में से कुछ बेचा है ना। तो इसकी कॉस्ट कितने की पड़ रही है? 12 की, इसकी 7850 और इसकी 21। तो मेरी ये टोटल कॉस्ट हो गई और ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए। मुझे बता दीजिए वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? 64 500 डिवाइडेड बाय 4500 पर यूनिट कॉस्ट नहीं आ जाएगी? किस वाले में? हटा दिया ना मैडम, वरना 8000 लिखता ना मैं, समझ रहे हो? 64 850 तो लिखा है, कहाँ लिखा है 500? कहाँ लिखा है बताओ? ठीक है, 64 850 डिवाइडेड बाय 4500 कितना आ जाएगा? दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट। कि भाई मेरे पास इतनी यूनिट पड़ी है, इतनी इतनी की मेरी खरीद थी, ठीक है। तो आप ये भी इधर ध्यान रख लेना, कहीं ऐसे जल्दबाजी में बस पेपर में ना हो जाए 8000 माइनस 150 मैंने कर दिया था। तो सर जी वेटेड एवरेज के हिसाब से 14 पॉइंट, ठीक है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने बेची कितनी है? 1500 इंटू 14.41, ये मेरी कॉस्ट आ गई। एक बार बताओगे कितनी कॉस्ट है? जिसको मैं ऊपर ही ऐसे कर देता हूँ, इंटू 1500, कितना बच्चे? 21615। और ऊपर वाला जब तुमने माइनस करा तो ये आया, और यहाँ पे दोबारा से सेल प्राइस लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी में सेल प्राइस था मेरा 30675, जिसमें से तुमने 21615 माइनस कर दिया, तो कितना प्रॉफिट आ गया? 960। क्लियर है? अब ये तो डिपेंड करता है कि हम फीफो लगाएंगे या वेटेड एवरेज लगाएंगे। और बात यहाँ अभी भी खत्म नहीं कर रहा। अभी पेपर में आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आनी, पेपर में आपको लेजर बनाना होगा इन्वेस्टमेंट का। और अभी भी आपके दिमाग में एक पॉइंट चल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू क्या है, ये नहीं चल रहा आपके दिमाग में। अभी एंट्री तो कर लिया आपने, लेकिन एक बात बताओ, कितनी इन्वेस्टमेंट रह गई अभी भी? 3000। वो 3000 की वैल्यू क्या है, वो निकालनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो बेसिकली चलो मैं एक समराइज कर देता हूं, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा ये। आपको जस्ट एक फॉर्मेट बना कर दे रहा हूं मैं, ठीक है बच्चे? ये क्वेश्चन हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल में। अब एक चीज देखना सर, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट
आइए ये वाला देख लें, मैं सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर फॉर्मेट। तो ये जो भी कंपनी, जो भी इन्वेस्टर है, कंपनी मतलब आप ये मत सोच रहे हैं कंपनी इशू कर रही है, जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का नाम क्या बच्चे, इन द बुक्स ऑफ निधि, ठीक है। अच्छा सर, हम लोगों ने, मैंने रिलायंस के डिबेंचर खरीदे हैं, मैंने एयरटेल के डिबेंचर खरीदे हैं, तो उनका एक ही लेजर बनेगा या अलग अलग बनेगा? अलग अलग बनेगा, क्योंकि आप एक चीज समझो, रिलायंस हो सकता है 8% इंटरेस्ट दे रहा हो, एयरटेल 6% दे रहा हो, मैं कौन सी चीज बेच रहा हूँ, ये तो बहुत जम्बल्ड अप हो जाएगा। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा, ये कौन से, सिर्फ मैंने बॉन्ड्स पकड़े हैं 8%, अगर मैंने 10% बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो भाई उसका लेजर अलग है, उसको यहीं पे नहीं डालना आपने, समझ रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है जी, इन दी बुक्स ऑफ निधि, निधि ने इन्वेस्ट करा है बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स कितना परसेंट दे रहे हैं, 8%। आपको पेपर में एकदम ऐसी करके आना है, और आपने ऊपर इंटरेस्ट भी लिख देनी है, दो डेट इंटरेस्ट की दे रखी है उन्होंने, 1 नवंबर और 1 मई। अब जरा एक बार फॉर्मेट को देखना, ये डेट आ गई आपकी, लेजर जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, मान लो 1/4 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ऑलरेडी पुरानी इन्वेस्टमेंट चल रही है तो मैं ब्रॉड डाउन कर देता, बट इसने पहली बार करा होगा तो टू बैंक करा है, ठीक है। कॉलम देखते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, ये पार वैल्यू हो गई। आप इंटरेस्ट, ये खर्चे वाला इंटरेस्ट है, डेबिट, क्योंकि जब मैं परचेस करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो इस कॉलम में इंटरेस्ट आएगा। और ये आपकी कॉस्ट जो आ रही है, ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डाला है, ये वो वाला है, समझ रहे हो। उसी तरीके से क्रेडिट साइड पे क्या है बच्चे, डेट, पर्टिकुलर्स, और दोबारा से वही है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, सॉरी कॉस्ट। सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये जो कॉस्ट है ये किस चीज की है, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट का जो आपने अकाउंट हर बार डेबिट करा है ना, ये वो है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोल देता हूं, निधि ने 1/4 को इन्वेस्टमेंट परचेस करी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, ठीक है। आप इसको ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक। कितनी पार वैल्यू खरीदी है, 12 लाख। खरीदी कितने की है, 926। इंटरेस्ट कितना पे करा है, 40,000। समझ आ रहा है क्या डला हुआ है? अभी हम लोग करेंगे इसको, तो आपका बेसिकली फॉर्मेट क्या है, टू बैंक, पीएनएल सब देख लेंगे अभी। लास्ट में मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में क्या नहीं है, आप ये टू बैंक कर दोगे, टू बैंक परचेस कर रहे हो, बाय बैंक कर दोगे, इतनी की नॉमिनल वैल्यू बेच दी, ये इंटरेस्ट हमें मिल गया, ये मेरा सेल प्राइस आ गया, सब कर दोगे आप। एंड पे जरा फोकस करो, जो बच जाएगा, ये वैल्यू बच गई, ये पार वैल्यू, कुछ यूनिट्स होंगे ना, ये इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? सीधी सी बात है, जो बचा हुआ है या तो फीफो लगा दूंगा तो जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। अगर तुम पूरे क्वेश्चन के अंदर फीफो लगा रहे हो तो वैल्यू भी तो फीफो से ही निकालोगे, और अगर पूरे क्वेश्चन में तुम क्या लगा रहे हो, वेटेड एवरेज, तो वैल्यू भी किससे निकालोगे बच्चे, वेटेड एवरेज से। तो क्वेश्चन में हैंडल कर लेंगे अभी। बताइए क्लियर है आपको? मैंने जो बोलना था बोल दिया है, एक नोट लिख लो और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ब्रोकरेज चार्जेस, brokerage charges are calculated, brokerage charges are calculated on transaction value। बड़ी गहरी बात है ये। brokerage charges are calculated on transaction value। बच्चे मैंने 1000 डिबेंचर बेचे थे, कितने रुपए के? अगर मैं बोलूं ब्रोकरेज है 1%, तो इंटरेस्ट हटा दूं पहले फिर 1% करूं, या 1000 इंटू 18 इसका 1%? 18। आपने ऐसा मत करना कि कम इंटरेस्ट में पहले इंटरेस्ट हटा दूं फिर मैं बोलूं इतने में खरीद है तो ब्रोकरेज, ना ना ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब, एक बार ब्रैकेट में उसके आगे लिख लो, वेदर एक्स इंटरेस्ट, चाहे आपको एक्स इंटरेस्ट दिया होगा, अगर मान लो लिखा होता 18x इंटरेस्ट तो मैं 18 पे देता, वेदर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। ये भावनाएं आप समझ जाओगे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है? अब आप पूरे के पूरे तैयार हो और छा जाओ बेटे, क्वेश्चन करते हैं।
डिबेंचर्स की बातें मैंने तुम्हें बोल दी हैं, एक बात और बच रही है, बट अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। ये सारे टेबल ये मैंने तुम्हें बना दिए हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। In 2001, MSY Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each. Interest payable on 30 September and 31st March. एक बार कुछ इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर में लिख लो। कौन सी कंपनी ने इशू करा है? वाई लिमिटेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लो 12%। पार वैल्यू लिख लो 100 रुपए। इंटरेस्ट की डेट लिख लो 30 सितंबर एंड 31st ऑफ मार्च। ये कुछ डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है। इन 2001, ठीक है जी, ऑन 1 दिसंबर 2002, 1 दिसंबर 2002, ये 2001 है, अगला साल 2002, और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आई है। अब MS Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 X interest and paid brokerage 1% of X interest of the amount of purchase. इन्वेस्टर कौन है? वाई लिमिटेड है, बुल एंड बियर है। इसने कितनी इन्वेस्टमेंट परचेज करी है? 10,000। कितने रुपए पे? आगे वो बोल रहा है कि 101 पे बात खत्म नहीं हो रही है। ब्रोकरेज जो है 1% किस पर पे करा है? एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। अच्छा एक चीज और ब्रोकरेज से बोलना चाह रहा हूं, ब्रोकरेज खर्चा है या इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जुड़ेगा? कॉस्ट में जुड़ेगा। ये पॉइंट लिख लो प्लीज नोट्स में, अगर वहीं पे जहां पे ब्रोकरेज का नोट था ना। ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, brokerage paid at the time of acquisition is added in the cost of the investment. नेक्स्ट लाइन। सर जी अगर सेल पे ब्रोकरेज पे करोगे तो क्या होगा? सेल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं 100 रुपए का बेच रहा हूं, 1 रुपए ब्रोकरेज, तो सेल वैल्यू क्या पकड़ लूंगा? 99। दिख जाएगा सामने भी। अगली लाइन लिखिए, ब्रोकरेज पेड एट द टाइम ऑफ सेल विल बी रिड्यूस फ्रॉम द सेल प्राइस, विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेल प्राइस। क्लियर है? क्या बोल रहा है सर ये? 10,000 डिवेंचर परचेज करे हैं 101 के 1%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मार्च को ये सारे डिवेंचर बेच दिए हैं कंपनी ने। कितने पर? 103 पर। और ब्रोकरेज किस पर दी है? 1% एक्स इंटरेस्ट। वो कह रहा है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बुल एंड बियर फॉर द पीरियड 1 दिसंबर टू 1 मार्च। वो ऐसे पूरे साल का नहीं पूछ रहा आपसे, वो कह रहा है मेरे को ये बता दो 1 दिसंबर को क्या है और 1 मार्च को क्या है। मैं आपका पहले क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं, आप एंट्री बना दो मेरे को। 1 दिसंबर को तुमने परचेस करा है ना, आप एंट्री बना के दे दो। और 1 मार्च को सेल करी है, एंट्री बना के दे दो मेरे को। एक परचेस की एंट्री बननी है और एक सेल की बननी है। सारी इन्वेस्टमेंट बेची है उसने। इंटरेस्ट का ध्यान रखना, जब तुम परचेस कर रहे हो, जिस भी इंसान से परचेस कर रहे हो वो तुमसे इंटरेस्ट भी मांगेगा। कितने पीरियड का इंटरेस्ट मांगेगा?
उसको 30 सितंबर को तो इंटरेस्ट मिला है ना, अक्टूबर और नवंबर का आपसे इंटरेस्ट मांगेगा वो, है ना? क्लियर है ना? एक बार परचेज की एंट्री डाल दो। एंट्री मैंने लेजर में तो डल जाएगा यार, एंट्री बननी चाहिए। सिर्फ परचेज की डाल देना, जब डल जाएगी मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखा दूंगा। सिर्फ परचेज की डाल दो एंट्री। डल गई बच्चे? एक बार दिखाऊं आंसर? कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही है, टू बैंक। पार वैल्यू कितनी? 10 लाख। इंटरेस्ट कितना निकला तुम्हारा? और कॉस्ट कितनी आई? 10 20 100 आ गई कॉस्ट, ये बन गई तुम्हारी एंट्री, लेजर में दिख गया तुम्हें। क्लियर है? तो ये सबसे पहला वाला आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट साथ साथ, चलो एक बार सेल की एंट्री भी डाल दो, ठीक है? तो उसके बाद मैं बता देता हूँ, नहीं एक बार एंट्री डाल लो तभी आप फिगर देखोगे तभी होगा। तो ये पहला वाला क्लियर है बच्चे? 1/12 को 10 लाख पार वैल्यू है, ये इंटरेस्ट मैंने दिया है, और ये टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। ठीक है जी? सबका आ गया ये, या मैं बना दूं? बता दूं? देखिए, मेरे को कुछ फैक्ट्स बता देना बस। मैंने कितने डिवेंचर परचेज करे हैं और कितने रुपए का था? 101 एक्स इंटरेस्ट था ना? तो बेसिकली 10,000 इंटू 101 कितना हो जाएगा? 10, 1 लाख, 1 लाख 10,10,000, 10,10,000। ठीक है जी? और ब्रोकरेज एक बार बता दो। ये जो 1% है ये किसका पड़ रहा है? 10,01,000, 10,100 आ गया मैडम। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 10 लाख। ये मेरी कॉस्ट आ गई जी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 101 रुपये नहीं है, इसके ऊपर ब्रोकरेज भी है। ठीक है? तो ब्रोकरेज ही मैंने ऐड कर दी, ये मेरी कॉस्ट आ गई। अगर ये मेरी कॉस्ट आ गई है तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट करा है? 10,20,100। और मैं इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ उसको? देखो यार, 10,000 डिबेंचर पे 100 रुपये पार वैल्यू है, रेट कितना था? 8%। रेट है 12%। और वो कितने महीने का इंटरेस्ट मांगेगा? क्योंकि 30 सितंबर को तो लास्ट मिला हुआ है, और मैंने उससे परचेज कब करी है? 1 दिसंबर। तो अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने। कितना आ गया? 20,000। 20,000 आ रहा है ना? तो बैंक से कितना चला गया मेरा? 10,40,100। ये वाला तुम्हारा कॉस्ट वाले में चला गया,
ये इंटरेस्ट में चला गया और पार वैल्यू तुम्हारी 10 लाख है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत करी हमने। जस्टिफाई एक बार कन्विंस हो लो कि ये सारी बातें आपको दिख रही हैं, समझ आ रही हैं। अब तुमने क्या करना है, कितने रुपए का बेच दिया तुमने? 103 का। तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं एक बार बोल देता हूं बट आप लिखना उसको फिर। 10,000, हाँ जी। ठीक है, अब उसने यही 10,000 को 103 में बेचा है। तो आप मुझे ये बताइए, उसका अगर मैं सेल प्राइस निकालूं तो 10,000 इंटू 103 कितना होता है? 10 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दूंगा? ब्रोकरेज 1%। कितनी आ जाएगी? 10,000। ये मेरा सेल प्राइस हो गया भैया। कितना आ जाएगा? 10। अब मुद्दे की बात ये है, मेरी कॉस्ट कितनी है? अरे कॉस्ट निकाली तो ये है, यही तो है कॉस्ट तुम्हारी। 10,20,100 कॉस्ट नहीं है क्या? यही तो कॉस्ट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या घुसा रखा है तुमने? ये नहीं घुसाया हुआ? यही है ना इन्वेस्टमेंट। तो बाहर हो गई सारी। आप मुझे बता दो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर जी ये सेल प्राइस है, ये बुक वैल्यू है। अरे भैया लॉस हो गया मेरे को। कितने का? तो जरा एंट्री बनाने की कोशिश करो। बैंक में अभी ना इंटरेस्ट की बात छोड़ देना जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है? पहले इन्वेस्टमेंट फोकस करते हैं। बैंक में कितना आया? 10,19,700। इन्वेस्टमेंट कितने से बाहर हो गई? 10,20,100। और मेरा लॉस कितने का हो गया? 400 का। पहले ये बात समझ आई। पर अभी भी मैं उसे क्या बोलूंगा कि मेरे भाई मुझे कुछ तो इंटरेस्ट देता जा। तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो बैंक में जुड़ेगा और वो मेरी क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट इनकम। अब मैंने बेचा कब था? 1 मार्च। और मैं क्या बोलूंगा उसे, कब से कब तक का दे ये बताओ? 5 महीने, क्योंकि मैं वो वाले पीरियड का वो दूसरे को दे चुका हूं। तो लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर था, मेरे को 5 महीने का इंटरेस्ट देगा वो। सर जी 5 महीने बोले तो 10,000 के ऊपर 100 रुपए पार वैल्यू, 12%, 5/12, 50,000। और बैंक में भी क्या बढ़ जाएगा? 50,000। क्लियर है? अब जरा हम आते हैं इसको इन्वेस्टमेंट में कैसे दिखाया हुआ। यहां तक क्लियर है सबको? बाय बैंक सेल वैल्यू किधर आ जाएगी? 10,19,700 यही आ रही थी ना हमारी। ये पार वैल्यू, इंटरेस्ट कितना आया? अब जरा अपना दिमाग लगाओ, तुमने खरीदी कितने की थी? पर तुमने बाहर करी है 10,19,700 की, तो लॉस आ जाएगा ना। तभी तो ये जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा बाहर होगा। अगर मैं इस लॉस को नहीं डालता तो ये तो कैरेट डाउन बन जाएगा 400। ऐसे थोड़ा ना चलेगी जिंदगी। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? 10, 20, 100 की मेरी कॉस्ट है, इसको फिक्स्ड एसेट मान लो यार। 10, 20, 100 का फिक्स्ड एसेट है, इतने का बिक गया, जो नुकसान है वो यहां नहीं लिखोगे क्या? और एंट्री को पोस्ट भी कर लो तो भी तो पोस्टिंग करके भी तो दिख ही रहा होगा। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, कॉस्ट वाला क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक में आया 10,19,400, ये 400, और अपने आप ये लेजर बंद हो जाएगा। क्यों जी? क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? क्रिस्टल क्लियर है ना? बिल्कुल। ब्रोकरेज हमने रिड्यूस कर दी थी सेल प्राइस में से। जब हमने खरीदा था तो ब्रोकरेज मेरी कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गया, और जब बेचा तो वो माइनस हो जाता है उसमें से। क्लियर है? चलिए गुड।
शेयर्स वाला अभी नहीं करना होगा बच्चे, अभी एक बार हम देखते हैं। आइए इसी पे ही आ जाते हैं, निधि वाले पे। Illustration number 9. The following transactions of Nidhi took place during the year ended 31st March 2002. तो इसका मतलब वो कह रहा है 2001-2002 की ट्रांजैक्शन दी हुई है। 1 अप्रैल को सर ब्रॉड डाउन नहीं चल रहा, नहीं ब्रॉड डाउन कुछ नहीं चल रहा है। अगर ब्रॉड डाउन चल रहा होता तो क्या होगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में बोल दूंगा, अभी नहीं तो हैवी हो जाएगा। अभी जो हमने करा है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। 1 अप्रैल को बच्चे इसने 12,08% बॉन्ड 100 के खरीदे हैं एट 80.5 कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की भी डेट्स दे रखी है। तो पार वैल्यू कितने की खरीदी है मैंने? 100। और पार वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, टोटल डिबेंचर्स, ये 12 लाख क्या है? 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, मतलब मैंने इतने की खरीदी है। तुम ये 2 लाइनें पढ़ के मुझे बता दो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सही बोला आपने। नहीं, इंटरेस्ट की तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही। वो ये बोलना चाह रहा है 12 लाख पार वैल्यू है, ठीक है, और एक की पार वैल्यू कितनी है? 100। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 12,000। 12,000 को तुमने कितने में खरीदा है? 80.5, और इसके अंदर इंटरेस्ट घुसा हुआ है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर 1 में। तो जिस भी इंसान से तुमने खरीदा है उसको कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे तुम? बिल्कुल करेक्ट सर जी। ये कैसे निकाला? ए भाई, लास्ट इंटरेस्ट, ये आज 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 1 नवंबर को मिला होगा। अब जिस बंदे से मैं खरीद रहा हूं बोलेगा भाई साहब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट साथ में दे दो। लेकिन मैं बोलूंगा कम इंटरेस्ट है तो ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकाल लूंगा इस पे। क्यों निकल जाएगी ना बात? तो देखो लाइन 2 लिखी है पर कितनी सारी डिटेल छोटी छोटी बातें। तो ये अभी अगर मिस हो गई, अभी क्लास लेते हुए, तो वो बेस खराब हो जाता हो। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 12 अप्रैल को इक्विटी शेयर, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू इग्नोर दिस पॉइंट। 1 मई को क्या हुआ है? इंटरेस्ट मिल गया। आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं? 12,000, 100 रुपए की पार वैल्यू, कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें? कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब दिया है? 1 नवंबर। तो 1 नवंबर से अब 6 महीने हो गए ना पूरे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो यू विल रिसीव 6 मंथ इंटरेस्ट। आप क्या एंट्री डालोगे? बैंक टू इंटरेस्ट इनकम। अगला क्या है सर जी? बोनस इशू, इग्नोर करना है आपने। शेयर्स की बात कर रहा है, बेच दिए सर जी, सोल्ड 3 लाख। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, ये 3 लाख क्या है? ये टोटल पार वैल्यू है, ये 3,000 बॉन्ड्स है 100 रुपए के। कितने के बेचे हैं तुमने? इसकी कॉस्ट में फीफो या कोई लॉजिक लगाना है? अभी तो एक ही है, तो अभी तो फीफो भी वही है और वेटेड एवरेज भी वही है। प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा इससे, और जिस भी बंदे को बेच रहा हूं उससे इंटरेस्ट ले लूंगा। कितना इंटरेस्ट लूंगा? लास्ट इंटरेस्ट मुझे कब मिला है? मैं उसे बोलूंगा भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का इंटरेस्ट भी दे दे मुझे। फिर 1 नवंबर आ जाएगी, जितने भी डिबेंचर, जितने भी बॉन्ड मेरे पास है उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। और आखिरी डिविडेंड का पॉइंट है, तो वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ निधि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। हो सकता है क्वेश्चन, होमवर्क दे दूं? हो जाएगा ना? तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क ले लो।
इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क। टेन रहने दो अभी, एक पॉइंट रह रहा है। सिर्फ 9 ले लो यार अभी, कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुझे आधा 10-15 मिनट लगेंगे डिबेंचर्स के ऊपर, और फिर हम इक्विटी शेयर स्टार्ट करेंगे बच्चा। ठीक है जी, तो इतना रखते हैं बच्चों, और डिबेंचर का ये वाली इलस्ट्रेशन कर लेना, फिर कहानी सेट है आपकी। टैक्स की क्लास कितने बजे है? 4 बजे? बच्चे आ रहे हैं, 4:15 कर दूं? ठीक है, तो टैक्स की क्लास ना बच्चे 4:15 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। अदर सोर्स ले रहा है कोई बच्चा तुम में से? ले रहे हो? इतनी सारी पढ़ाई
आमिर, हाँ आमिर, आम टूटा वो लेके भाग के लड़के। बताओ, इस वजह से मॉर्निंग बैच में नहीं आ रहा तू, हाँ? हम लोग 2 बैच शुरू करते हैं कि बच्चों का कॉलेज है तो इसलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों ने आम तोड़ने हैं। हाँ, कल जामुन तोड़ोगे। चलिए, ऑनलाइन आवाज आ रही है? ऑनलाइन कौन है? मयंक, कुजस, विदिका, प्रशांत, शुभी। शुभी जी आज अकाउंट्स में नहीं आई। आवाज सबको आ रही है? मयंक, आवाज आ रही है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. ओके ब्रो, ओके। आइए सर जी। सर मैं आपके साथ, एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है।